अब इधर देखो सब लोग। अब तो लास्ट हमने जो है ना वर्क डन निकाला था, उसका फॉर्मूला था W एक्सटर्नल इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि वो बोलता है कि 0 से 60 डिग्री घुमाने में कार्य W है, वर्क डन क्या है W है। तो 0 to 180 रोटेट करने में क्या लगेगा ये बताना है। करो। इफ क्वेश्चन लिखो आप लोग। इफ वर्क डन टू रोटेट a dipole from 0 degree to 60 degree, from 0 degree to 60 degree is W, then find work done to rotate 0 degree to 180 डिग्री। बताओ कितना आएगा। W के फॉर्म बताना क्या आएगा। 2 बार फॉर्मूला यूज करना है, बस रेशो निकालना है। सब लोग करें इसको। एक बार आपको 0 से कहाँ घुमाना है 60 डिग्री, वो W दिया हुआ है। और एक बार आपको 0 से 180 घुमाना है, वो W डैश मान लेना। तो W डैश की वैल्यू निकालनी है इन फॉर्म ऑफ W। क्या आंसर आया। 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं। W हो सकता है, 2W हो सकता है, W/2 हो सकता है, 4W हो सकता है। ये आंसर आएंगे कोई ना कोई इसमें से। 4W आ जाएगा। कैसा आया देखो, इधर देखो सब लोग कि भाई आपको पता है पहले आप 0 डिग्री से कितना घुमाना है 60 डिग्री घुमाना है, तो इसका नाम है W। तो यह आता है आपका PE cos 0 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। पहला फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी। तो W इक्वल्स टू PE cos 0 1 एंड ये कितना 1/2। अरे बात है नहीं। अब यहाँ पे W की वैल्यू आ जाएगी PE/2, है ना। एक क्वेश्चन बन जाएगी ये। और दूसरे केस में बोला आपके 0 डिग्री से कितना घुमाना है अपने को, अब 180 डिग्री ये रोटेट करना है अपने को। तो इसको W डैश बोलेंगे आप लोग। तो W डैश आ जाएगा आपके पास PE cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। ठीक है। तो W डैश इक्वल्स टू PE cos 0 कितना होता है 1 और cos 180 कितना होता है -1। तो यहां पर W डैश आ जाएगा आपके पास 2PE। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें W डैश बाय W निकालें यहां से, तो W डैश आपका 2PE और ये आपका PE/2। P से P कैंसिल हो जाएगा ये तो बचेगा W डैश अपॉन W इक्वल्स टू 4। इसका मतलब है कि W डैश की वैल्यू कितनी है 4W। तो इस तरह का छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो 2 बार फॉर्मूला लगाना है, रेशो निकालना है। तो W डैश आ जाएगा 4W। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए मेनली। तो ये उसी टाइप क्वेश्चन होगा जैसे स्प्रिंग में भी था कि 0 से 5 में वर्क डन लगता है 40 जूल, तो फिर 5 से 10 में कितना लगेगा। तो वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप लोग। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा लिख लो चाहो तो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, जो वर्क डन जो किया जाता है वही किसके रूप में स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी। आप घुमाने वर्क डन तो करोगे और छोड़ दे तो दोबारा अपनी जगह आ जाता है। इसके मतलब उसके पास क्या एनर्जी है।
तो जो वर्क डन कर रहे हैं रोटेट करने में, वही किस के फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो लिख लो यहाँ पे द वर्क डन, लिखो द वर्क डन टू रोटेट, द वर्क डन टू रोटेट ए डाइपोल फ्रॉम θ1 equals to 90 degree, from θ1 equal to 90 degree to θ2 equal to θ is stored in form of potential energy of dipole, is stored in form of potential energy of dipole। अब यहाँ θ1 जो 90 है ना, इसको रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। किस पे जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी जाएगी? 0 मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो θ1 है वो रेफरेंस पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। वैसे हम जनरली कहीं पे भी मान सकते हो, लेकिन आपको पता है जो हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर पढ़े हैं या फिर उससे पहले पढ़े हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में, तो पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे भी 0 मान सकते थे, और इन्फिनिटी पे कितनी मानते हैं? तो भी 0 मानते हैं। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पे भी। यहाँ लिख लो चाहो तो हियर θ1 इक्वल्स टू 90 डिग्री इज रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0, वेयर PE इज 0। तो θ1 बराबर 90 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के चले यहाँ पे। तो आप जब पता है कि जो वर्क डन जो आएगा यहाँ पे, वर्क डन जो आएगा, वर्क डन जो होता है, वर्क डन W यही किसके इक्वल होगा? U के इक्वल होगा। और W एक्सटर्नल लिखो इसको, W एक्सटर्नल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी U शो करते हैं इसको। तो ये आप जानते हो क्या होता है? टो एक्सटर्नल इंटू डी थीटा, θ1 कितना? 90 से थीटा। और कल ही देखा था आपने टो एक्सटर्नल कितना आया था आपके पास? वो आया था कल PE साइन थीटा, डी थीटा 90 टू थीटा। P तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, और 90 से कितना? थीटा। तो U इक्वल्स टू यहाँ पे PE माइनस के कॉस थीटा प्लस के कॉस 90। कॉस 90 वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो U बराबर बचेगा माइनस के PE। तो U बचेगा आपके पास U इक्वल्स टू माइनस के PE कॉस थीटा। याद रखना ये फॉर्मूला होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी एंगल पे अगर निकालनी है तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे? माइनस के PE कॉस थीटा, और 90 पे अपने आप 0 हो जाएगी। देख लो, कॉस 90 पुट कर दो, 0 हो जाएगी फिर से ये। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए या फिर ऐसा लिखा मिलेगा कि U इक्वल्स टू माइनस के P डॉट E, U इक्वल्स टू माइनस के P डॉट E, माइनस के P डॉट E, U इक्वल्स टू। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल जो होती है आपकी माइनस के P डॉट E होती है। आ गई? तो यहां पे आएगा आपके पास माइनस के P डॉट E। देखो, जिसका इलेक्ट्रिकल बढ़िया होगा उसका मैग्नेटिक भी बढ़िया होगा। यही फॉर्मूले वहां आने वाले हैं। वहां पे ये क्या इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है, वहां पे लिखेंगे M डॉट B माइनस। M क्या चीज है? मैग्नेटिक मोमेंट। B क्या चीज है? मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फॉर्मूले यहाँ आ रहे हैं वही मैग्नेटिक में आएंगे। तो बहुत सिमिलरिटी होती है ना, चीज़ें आसान हो जाती है अगर आप इलेक्ट्रिकल ढंग से पढ़ रहे हो तो यहाँ पे U इक्वल टू माइनस के P कॉस थीटा। अब यहाँ पे वही एक दो केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है एफ नेट तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है? 0 होता ही होता है। तो ये तो हो गई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है,
ये हो गई। जब थीटा जो टो की बात अगर करें, कल टो का फॉर्मूला क्या था बताओ? पी ई साइन थीटा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे पी ई साइन 0 मतलब कितना? 0 आ जाएगा। तो कौन सा हो गया? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कल लिखा था मैंने, फिर भी एक बार लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? अगर हम यू की बात करें तो यह आएगी माइनस के पी ई कॉस 0। कॉस 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो माइनस के पी ई। ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मिनिमम है। माइनस आ रहा है ना, नेगेटिव में है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है। तो ये आप बोलेंगे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है ये मिनिमम। और जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जहां पे होती है तो इक्विलिब्रियम कैसा होता है? स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। तो आप बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम है ये। तो एक किससे भी देख के बता सकते हो आप स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपका ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। अगर आप थीटा बराबर 180 कर देते हैं यहाँ पे, केस नंबर 2, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे अभी भी एफ नेट 0 होगा, क्योंकि वो तो होना ही होना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। टो नेट भी कितना होगा? 0 होगा, ये होगा। इक्विलिब्रियम तो है, दोनों इक्विलिब्रियम है इसमें। लेकिन आप पी की बात करें अगर, तो माइनस के कितना? पी ई और कॉस कितना? 180। 180 कितना होता है आपका? -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस पी ई। तो आप यू बोलेंगे प्लस पी ई। प्लस पी मतलब क्या है? मैक्सिमम। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है यार, ये तो आप उसमें पढ़ते हो केमिस्ट्री में, जो मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी जो ज़्यादा होती है अनस्टेबल होता है, वो भी देखते हैं आप लोग, है ना। उसके आसपास ग्रुप भी देखते रहते हो उधर, है ना। तो यहाँ पे आप बोलेंगे इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये आप लिख लीजिए। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको जो है चीज़ें समझ में भी आ रही हैं और वो उनको कुछ अच्छा भी लग रहा होगा। 12th में ज़्यादा अच्छा लगता है फिजिक्स बजाय 11th के। चीज़ें समझ में आने लगती हैं, दिमाग लगने लगता है, बढ़ जाता है एक्चुअली दिमाग, है ना। ये पहले कम था, बढ़ गया दिमाग आप में, तो सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, अच्छा लगता है फिर वो। 11th में इतना अच्छा नहीं लगता फिजिक्स का। और ढंग से अगर करें ना तो फिजिक्स में नंबर भी ज़्यादा आते हैं। जब आप मेंस दोगे तो ये जो मेंस हुए हैं अभी भी, इनमें भी फिजिक्स में अच्छे नंबर थे। जो निखिल अग्रवाल था ना, निखिल जो है यहाँ का टॉपर, वो कल परसों पेपर हुआ 27 तारीख को जो है, उसकी फिजिक्स सबसे अच्छी हुई उसमें भी। वो बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब वो 4A4 भी कर रहा है, उसने तब तो 4A4 भी की नहीं, अब एडवांस के लिए कर रहा है 4A4 भी, है ना। वो कल आया था, फ़ोन किया तो उसने क्वेश्चन पूछने के लिए, 22 क्वेश्चन सही होते हैं उसके फिजिक्स में, है ना। 25 आते शायद, है ना, 25 ही आते हैं। तो इसलिए अगर आप ढंग से समझ करोगे तो अच्छी लगेगी फिजिक्स, समझोगे नहीं तो रटोगे तो नहीं लगेगी अच्छी है। रट के आप लोग बोर्ड में परसेंट बना सकते हो, 12th की थ्योरी पढ़ लेना, बोर्ड में परसेंट बन जाएगी। लेकिन रटने से आपके जो क्वेश्चन नहीं हो पाते मेंस और एडवांस वाले, वो समझने से होंगे। ये हो गया आपके पास ये जो डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कई बार होता क्या है, केमिस्ट्री जो है ना सिंपल तो है लेकिन धोखा देती है कई बार ये, है ना। नेगेटिव बहुत ज़्यादा कराती है, छोटी छोटी गलती हो जाती है, आपको याद नहीं रहता। और फिजिक्स में अगर आपको कंसेप्ट है तो आंसर आता है निकल के उसका, तो आंसर सही रहेगा। मैथ में भी नेगेटिव कम होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेडिंग डालें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फिजिकल मीनिंग है वो क्या है? कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो फील्ड लाइंस पास होती हैं उनकी संख्या, उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। जैसे मान लो ये
कोई बोर्ड है आपका, ये आपका सरफेस हो गई, इससे जितनी लाइनें पास करेंगी वो क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो फिजिकल मीनिंग तो ये है, और इसका मैथमेटिकल क्या है आपका ई डॉट ए, फाई बराबर क्या होता है ई डॉट ए। तो ये बात लिख लो यहाँ पे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए सरफेस, passing perpendicular to a surface is called electric flux, is called electric flux। तो ये तो आपका फिजिकल सिग्निफिकेंट या फिर नंबर हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है ये। और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो लिख लो, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है लिख लो, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है इसकी, वो ये है कि जो ई वेक्टर और ए वेक्टर जो है, एरिया आपको पता होगा क्या है वेक्टर क्वांटिटी है ना, और एरिया की डायरेक्शन क्या होती है सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लोज सरफेस के लिए तो आउटवर्ड ही मानता है हमेशा, और ये जो अगर ओपन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर कहीं भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है और उधर भी हो सकती है। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी आपको पता होगा। तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या कहते हैं इसकी, जो किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और एरिया वेक्टर ए वेक्टर, इसका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है फ्लक्स के इक्वल होता है। लिख लो यहाँ पे, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर ए वेक्टर, एंड एरिया वेक्टर ए वेक्टर, है ना, ऐसे लिख लेना, एरिया वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होता है। तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से शो करते हैं इसको, तो आ जाएगा ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और यहाँ पे आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला रख लो। मतलब कैसे, देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सरफेस बनाए कोई, यहाँ पे ये कोई सरफेस है आपकी, है ना, और इसमें फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, और इसको पास करके जा रही हैं, ऐसे इधर से इंटर हो रही हैं, इस तरह से। तो ये फील्ड लाइंस ई वेक्टर बन जाएगा आपका यहाँ पे, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा आपका, इधर बनेगा। तो ये आपका ए वेक्टर बनेगा, और इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर। तो यहाँ पे जो थीटा जो है ना, ई और ए के बीच में एंगल है, तो यहाँ पे लिख देना हियर थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो इस तरह से सरफेस है, सरफेस का एरिया इसके परपेंडिकुलर होता है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ रहा है अगर आपका, तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होने वाली जो होंगी ई डॉट ए के बराबर हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया ई डॉट ए, ये चीज़ याद रखनी है अपने को। अब आपसे कोई पूछे इसकी यूनिट क्या बनेगी, यूनिट, तो यूनिट देखो क्या बनने वाली है। तो यहाँ पे ई इंटू ए है ना, कॉस की कोई यूनिट नहीं होती ना, तो यूनिट देखो क्या बनेगी इसकी, यहाँ पे फाई की यूनिट बनेगी आपके पास। ई की क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम या पर वोल्ट पर मीटर, तो दोनों से देख लेते हैं। अगर न्यूटन पर कूलाम यूज किया आपने, इंटू क्या जाएगा मीटर स्क्वायर, तो आप बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, ये बन जाएगी। अगर आपने वो यूज करी, या फिर ऐसे कर लो, फाई की दूसरी यूनिट बनेगी, इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है वोल्ट पर मीटर, है ना, तो ये भी होती है वोल्ट पर मीटर। और एरिया क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगी बताओ यहाँ पे, ये यहाँ बन जाएगी आपके पास 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, तो वोल्ट इंटू मीटर, ये बन जाएगी, ठीक है। तो या तो आप ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, या फिर वोल्ट इंटू मीटर,
ये दोनों ही इसकी यूनिट होती है। और इसकी CGS यूनिट होती है गॉस, गाउस बोलते हैं, गॉस बोलते हैं आप लोग जो भी है। जो CGS यूनिट होती है वो शायद होती है गॉस, है ना, गॉस CGS यूनिट। अब देखो जैसा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। यहाँ पे क्या आएगा B और यहाँ पे क्या आएगा A, तो सेम चीज़ें लगभग वहाँ पे। और अगला चैप्टर जो आएगा आगे 2-3 चैप्टर के बाद आता है, वो चौथा चैप्टर है। तो E वेक्टर A वेक्टर के बीच एंगल बनेगा। हाँ भाई डायमेंशन बता दो, चलो डायमेंशन क्या आएगी इसकी, डायमेंशन डायमेंशन और डायमेंशन वाला चैप्टर के वीडियो चाहे तो मैं डलवा सकता हूँ किस दिन, क्योंकि 11th से पढ़ा दी मैं शुरुआत में इस बार। तो आप जो है इसको जल्दी देखना, वो जो बहुत से आती हैं ना आपको मैगजीन, तो जो उसके बाद में जो रूल्स हैं जिनका मतलब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, वहाँ से क्वेश्चन आता है अपना। ये थोड़ा नया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होगा, ऐसा नहीं आएगा। ये किस में आ सकता है, बोर्ड में। तो डायमेंशन देखो कहाँ से निकलती है, अगर आपको यूनिट पता है यूनिट से निकाल सकते हो। यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, M1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर L2, और कूलम की क्या होती है A1 T1। तो इसी को सोल्व करना होगा। वैसे यहाँ से देखो M1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर L2 अपॉन कूलम A1 T1। तो यहाँ सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो M1 तो एक ही है, L कितने हो गए 3, और T कितने -3, और A -1। तो ये आपकी डायमेंशन बन जाएगी M1 L3 T-3 A -1। तो ये जो डायमेंशन निकालना बहुत आसान है, या तो फॉर्मूला पता हो या फिर इसके क्या यूनिट पता हो, तो आपका आंसर आ जाता है डायमेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो केस देखते हैं। देखो केस नंबर 1, इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी। मान लो यहाँ पे कोई ये सरफेस एरिया था, तो इधर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इधर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इधर ही क्या हो गया आपका एरिया वेक्टर हो गया। दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में। तो ई और ए के बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री। लेकिन कंफ्यूजन करता है ई और सरफेस कैसी होंगी यहाँ पे परपेंडिकुलर। ये कई बार देख लगता है सरफेस इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा कितना 0 होगा 0 डिग्री होगा। भाई देखो सरफेस आपकी ऐसे होगी, यहाँ पतेली मेरी सरफेस मान लो ऐसा ही है, तो सरफेस ऐसे रखी हुई है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा इधर होगा, और ई वेक्टर भी क्या होगा इधर ही होगा। तो एंगल तो कितना है 0 डिग्री। लेकिन सरफेस किसके परपेंडिकुलर है, सरफेस ये है ना आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इसका मतलब ये हुआ थीटा बराबर 0, या फिर बोल सकते हो सरफेस परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, सरफेस परपेंडिकुलर ई वेक्टर। तो ई वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे अगर फाई की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ई डॉट ए कॉस थीटा आएगा 0 डिग्री, और यहाँ पे आएगा ई इंटू ए, और ये क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, 0 डिग्री एंगल पर जो फाई की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। केस नंबर 2 देखो, ए पर थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री। जैसे मान लो इस तरह से हो, यहाँ पे ये सरफेस है आपकी और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एरिया वेक्टर या तो बाहर होगा, तो एरिया वेक्टर कहाँ पर है डॉट में, देख सकते हो आप लोग। एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसका डिस्क मान लो, कोई मान लो रिंग मान लो, कुछ भी मान लो आप लोग, तो इसका एरिया इधर होगा और ये कहाँ पर इधर होगा, तो थीटा 90 डिग्री है। और या फिर ऐसे बोल सकते हो जो सरफेस है वो किसके पैरेलल है, ई वेक्टर के। अरे भाई सरफेस आपकी इसी बोर्ड में है, इसी बोर्ड में क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये तो 90 डिग्री आएगा। लेकिन सरफेस किसके पैरेलल हो गई है ई वेक्टर, तो आप बोल सकते हो सरफेस इज पैरेलल टू ई वेक्टर,
सरफेस इज पैरेलल टू ई वेक्टर, तो सरफेस आपकी ई वेक्टर के पैरेलल है। तो इस वाले केस में फाई जो आएगा कितना आएगा, 0 आएगा। तो ई ए कॉस 90, तो फाई की वैल्यू आएगी 0, फाई की वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो फाई हो जाएगा 0। अगर ऐसा हो कि आपका एरिया भी चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है और ई भी वेरिएबल है, तब कैसे निकालते हो, इंटीग्रेशन से, है ना। तब क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तीसरा केस देख लें, इफ ई वेक्टर कॉमा ए वेक्टर एंड थीटा आर वेरिएबल, अगर ये वेरिएबल होते हैं तो क्या करते, जैसे मान लो इस तरह कोई सरफेस दी है टेढ़ी मेढ़ी, यहाँ पे इस पॉइंट पे ए वेक्टर इधर है, मान लो इसका DA1, ठीक है, और इसका ए वेक्टर किधर मान लो, ई वेक्टर इधर मान लो E1 वेक्टर, और यहाँ पे क्या मान लो, एंगल θ1 है, ठीक है। इस जगह पे देखो, इस जगह पर ए वेक्टर कहीं इधर बनेगा DA2, छोटा सा एरिया ले रहा हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर बनेगा E2, और एंगल क्या बन जाएगा, ये θ2। ऐसे यहाँ पे अगर बात करें, इधर ए वेक्टर DA3, कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3, और एंगल कितना, θ3। तो आप लोग यहाँ पे जब अगर यहाँ लिखें आप लोग, तो पहले आप d फाई लिखोगे जनरल फॉर्म में, तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन E डॉट DA। किसी भी एक एलिमेंट लेंगे, ये बहुत सारे एलिमेंट लिए हुए हैं मैंने, ये एलिमेंट यहाँ छोटे से DA1 के, DA2 के, DA3 के। अब इन सब एलिमेंट का फ्लक्स आपको निकालना है, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल फ्लक्स अगर आपको निकालना है, टोटल फ्लक्स, तो फाई आ जाएगा इंटीग्रेशन D फाई, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे E डॉट DA का इंटीग्रेशन, या फिर EDA कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन कैसा होता है, लीनियर इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रेशन होता है। सरफेस का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो यहाँ पे सरफेस लिखा मिलेगा आपको, सरफेस, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रेशन, ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लें दोनों को। अगर आपका वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मान लो फंक्शन हो, या फिर एरिया भी चेंज हो रहा हो, लगातार बढ़ रहा है घट रहा है, थीटा चेंज हो रहा हो, तब आपको जो फ्लक्स निकालना है वो इंटीग्रेशन से निकालना है, ठीक है। कांस्टेंट में आप क्या कर लोगे, E डॉट DA कर लोगे, और वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, इंटीग्रेशन EDA कॉस थीटा, इंटीग्रेशन EDA कॉस थीटा। हाँ भाई, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करो पहले तो, है ना, पूछते शर्म आ गई है इसको। इफ ई वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो कैसा बोर्ड में आ सकता है, लिखा था 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, एंड ए वेक्टर दिया हुआ है आपका i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। फाइंड फाई, है ना, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना क्या आएगा, तो फाई क्या होता है, E डॉट A, ठीक है। तो फाई होता है आपका, अरे किससे नहीं हुआ अभी तक, सबसे हो गया ये, तो क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है केवल, I का I के साथ मल्टीप्लाई, J वाले का J के साथ और K वाले के साथ। तो फाई आ जाएगा यहाँ पे 2 × 1 और 3 × -1 प्लस -4 × 2, तो ये बचेगा आपके पास 2 - 3 - 8,
तो फाई कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9 है ना, फाई की वैल्यू हो जाएगी 9। जो भी इसकी यूनिट बनेगी, मान लो अगर ये मीटर में दिया होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, वोल्ट मीन टू मीटर, ये बन जाएगी माइनस। अब ये माइनस प्लस का पंगा समझो, अगर आपका फ्लक्स है ना, अगर बाहर पॉजिटिव आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ निकल रही है, बाहर निकल रही है उससे, और नेगेटिव आता है तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कर रही है, इसलिए माइनस प्लस आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये बात लिख लो नोट डाल के। अब हाँ भाई लिख लिया आप लोगों ने, ये नेक्स्ट लिखे भाई, अगर आपकी कोई क्लोज सरफेस है, अगर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं तो फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव, और इंटर कर रहे हैं तो फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। लिखो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम्स आउट फ्रॉम क्लोज सरफेस, then flux is positive and field lines enter in closed surface and field lines enters in closed surface, then flux is negative। तब क्या मानते हैं, फ्लक्स को नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखो ये भी सिंपल से क्वेश्चन है। क्लोज सरफेस से बाहर आने वाली को फ्लक्स फील्ड पॉजिटिव मानेंगे, और अगर इंटर कर रही हैं तो उसको नेगेटिव मानेंगे। अगर क्लोज सरफेस से बाहर निकल रही है फील्ड लाइन, इसका मतलब उसके अंदर कैसा चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव रखा हुआ है। उसमें इंटर कर रही हैं तो उसमें क्या रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। ये अपना पता चल जाता है ये बात भी। देखो यहाँ पे फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, छोटा सा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है ये। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ये कि यहाँ पे एक स्फीयर दिया हुआ है, ये क्या है, स्फीयर, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, बताओ फाई कितना आएगा, बताओ फाई कितना आएगा, 0। क्यों 0 आया है, वो जितनी इंटर कर रही हैं उतनी क्या है, बाहर निकल रही हैं। ठीक है, फील्ड लाइन जो है, तो इसलिए 0 आया यहाँ पे। तो आप फाई नेट लिखने वाले हो तो आप लिखोगे फाई आउट माइनस में फाई इन, और यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि फाई इन इक्वल टू क्या है, फाई आउट। तो आपका फाउ बोल रहे हैं ना बार बार, ये तो 0 आ जाएगा आपके पास ये। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा। आजकल में कई नाम याद किए ना, चाइनीज नाम है ना, जैसे मीरा भाई चानू जो हारी थी, उसका नाम हाउ छा ऐसा कुछ था, है ना, छींकते हैं जैसे आप लोग, ऐसा कुछ था, है ना। जी के पढ़ना स्टार्ट किया मैंने अब। क्या है, अरे ऐसा कुछ जागृति हुई है कि इस बार RS देंगे पहली बार, है ना, तो उसके लिए जी के पढ़ रहा हूं मैं। हाँ भाई,
तो यहाँ पे जो फाई नेट आएगा वो बराबर है इंटर करने वाली इसी के, ये यहाँ पे स्फीयर है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आ गया यहाँ पे, यहाँ देखो, अगर यही चीज आपकी डिस्क होती, इस बार डिस्क है, और ये फिर से ऐसा कुछ डायग्राम बनाता मैं यहाँ पे, ये आपका ई वेक्टर होता, तो तब इसमें फाई कितना आता, इसमें भी फाई नेट कितना आता, 0 आता। पर इस बार इंटर और लिविंग वाला पार्ट नहीं होता, क्लोज सरफेस नहीं है, यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर है, इस वजह से 0 हुआ यहाँ पे। तो इन दोनों में अंतर है, यहाँ पे तो जितनी फील्ड लाइन्स इसको अंदर जा रही है उतनी बाहर निकल रही है, इसलिए 0। यहाँ पे अंदर जाएंगी नहीं, क्लोज है ही नहीं, ये क्या है, डिस्क है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 0 हुआ है इसका रीजन क्या है आपका, यहाँ पे जो फाई जो होता है वो आएगा ई ए कॉस 90 की वजह से, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा आने वाला कितना है, 90 डिग्री, इस वजह से 0 हुआ है 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री क्योंकि ए वेक्टर कहाँ होगा, बाहर तरफ होगा कहीं ए वेक्टर, और ई वेक्टर यहाँ पे होगा, और यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट लगेगा फाई इन और फाई आउट वाला लगेगा। और तीसरा, अगर यहाँ पे यही बनाता हूँ डायग्राम एक ऐसा, मान लो आपके सिलेंडर दिया होता, सिलेंडर ऐसे क्लोज सरफेस होते सिलेंडर भी, और इसमें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती, ठीक है। तो बताओ फाई कितना होता है, इसमें भी 0। इसमें जो होता है आपका फाई नेट आप लिखते वो फाई आउट माइनस में फाई इन, तो फाई नेट आपका आता है यहाँ पे 0, क्योंकि फाई आउट और फाई इन दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। फाई आउट और फाई इन दोनों बराबर है। गोल्ड मेडल आ रहे हैं अपने, नहीं आया कोई, नहीं आएगा ना, वो जो हार गई हॉकी टीम भी कल जो है। इंडिया में जैसे से 2-3 मेडल आते हैं, सब तो चाइना वाले ले जाते हैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की एक है वो तैराक है शायद वो, है ना, उसने 7 मेडल जीते अकेली ने, हाँ, जिनमें से 4 तो गोल्ड है, ठीक है। और इंडिया में भी पता है कौन जीत रहा है, लड़कियां, और लड़के बस घूमने जाते हैं ना, हाँ, कोई मेडल नहीं लाते कभी भी, 2016 साल तक कोई मेडल नहीं लाया अभी तक कोई भी। चलो ये हो गया भाई, बातें नहीं है ना, तो ये आपका हो गया फाई आउट और फाई इन होगी, इस वजह से केस बनता है ये। अब यहाँ पे ना 1-2 क्वेश्चन करते हैं अभी हम, है ना, गॉस लॉ बाद में पढ़ाएंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो क्या रिजल्ट भी याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं क्वेश्चन करा दूंगा कौन सा एडवांस से पूछा हुआ था ये, कि भाई आपका यहाँ पे एक डिस्क है, अरे बातें नहीं, बातें बंद करो, ये पॉइंट चार्ज है आपका Q, ठीक है, और यहाँ पे एक डिस्क रखी हुई है इसके परपेंडिकुलर ऐसे यहाँ पे x डिस्टेंस पर, और r रेडियस है इसका। तो आपसे इस डिस्क से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। देखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम डिस्क। तो इस Q चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड पास होगा वो आपको निकालना है, मतलब कितनी फील्ड लाइन से इसके पास हो जाएंगी। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वही करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये डिस्क दी हुई है आपकी, है ना, तो देखो कर लेते हैं पहले कैसे करते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है डिस्क में करते क्यों आप लोग, वही r दूरी पे जाके dr मोटाई की क्या लेते हो, रिंग लेते हैं। तो आप यही काम करेंगे यहाँ पे भी, पहले छोटे से एरिया से क्या निकाल लो, d फाई निकाल लो, उसको क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ पे r डिस्टेंस पे dr मोटाई की रिंग ली जाएगी, ये सेंटर है इसका स्मॉल r, और मोटाई कितनी है dr। अगर यहाँ पे देखे, बातें नहीं, बातें बंद करो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा E। कितनी डिस्टेंस होगी ये, स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगी ना।
और ये छोटा सा डीए बनेगा, ये किधर होगा, इधर ही होगा डीए वेक्टर। अरे जो डीए बनेगा, जो रिंग बनेगी उसका एरिया क्या होगा, इधर साइड होगा ना, पूरी डिस्क का इधर साइड है, तो उस रिंग का भी क्या होगा, इधर साइड ही होगा। ये डिस्क ऐसे रखी हुई है, इसका एरिया इधर साइड आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। अगर ये एंगल थीटा है थोड़ी देर के लिए, तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा ही होगा। ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब आप ई की वैल्यू जानते हो, चलो आप जानते हो जो फाई होता है इंटीग्रेशन क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, ये होता है इंटीग्रेशन, है ना। ई की वैल्यू कितनी है बताओ, ए की वैल्यू आएगी के क्यू, के की वैल्यू रख दो इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन जो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो क्या बचाएगा केवल यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही बन जाएगा। बताओ डी ए कितना, डी ए कितना होता है इसका 2 पाई आर डी आर। अरे 2 पाई आर लेंथ है, डी आर मोटाई है, तो डी ए होता है इस चीज़ का 2 पाई आर डी आर। काफ़ी बार आ चुका है अभी ये, इन सबको वैल्यू पुट कर दो। और कोस्टा की वैल्यू क्या बताओ, कोस्टा की वैल्यू पुट करें यहाँ तो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या आपका एक्स और ये क्या है हाइपोटेनियस, तो ये बनेगा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये बन जाएगा। तो यहां देखो क्या बनने वाला है अब ये, तो फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई की वैल्यू होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होगी 2 पाई आर डी आर, और कोस्टा की वैल्यू होगी एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसमें से कांस्टेंट को बाहर निकालो भाई, ये 2 पाई से कितनी बार कटेगा, ये 2 बार। तो कौन कौन कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, और नीचे क्या कांस्टेंट है 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन बचेगा आपका आर डी आर ऊपर, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। अरे एक पावर ये है, आधी पावर ये 3/2 हो जाएगी पावर। और आर की लिमिट क्या लगेगी बताओ, 0 से लेकर कैपिटल आर, तो टोटल फ्लक्स निकल आएगा 0 से लेकर कैपिटल आर, यह आ जाएगा। अब ऐसे इंटीग्रेशन पहले भी किए हमने, किस मेथड से करेंगे इसको, अरे कौन सा मेथड लगाते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो किस चीज़ को टी मानेंगे, इसको क्या टी मान लो या टी स्क्वायर मान लो, आपकी मर्जी है। तो आप करो लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, चाहे तो टी मानो चाहे क्या मान लो टी स्क्वायर मान लो, आपकी मर्जी। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r dr बनेगा, ये x का तो 0 हो जाएगा, x तो कांस्टेंट है, बराबर 2t dt। तो यहां से r dr इक्वल्स टू कितना हो जाएगा t dt। तो अगर इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें, अगर यहां पे आप लोग, तो सब्स्टिट्यूट करने पर जो फाई की वैल्यू बचेगी क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन आर डी आर की जगह हो जाएगा डी डी टी अपॉन, इसकी जगह क्या होता है, क्या बचेगा टी स्क्वायर पुट करोगे, टी स्क्वायर की पावर कितनी 3/2 मतलब टी क्यूब, है ना, क्या बचेगा टी क्यूब बच जाएगा ये। अब यहां पर लिमिट आर की नहीं लग सकती, किसकी लगेगी, टी की लिमिट लगेगी। तो उसके लिए लिमिट चेंज भी सिखाया मैंने। लिमिट चेंज कहां से करते हो, जहां से आप यहां से इसको जो सपोज करते हो या फिर अज्यूम करते हो, वहां से टी की चेंज होती है। और इधर देखो सब लोग, लिमिट चेंज यहां से होती है, क्योंकि आप यहां पे टी का इंटीग्रेशन करो टी के रेस्पेक्ट में, लिमिट भी टी की लगानी है, तो आप यहां से चेंज करो। व्हेन स्मॉल आर इक्वल्स टू 0, अगर 0 पुट कर दिया जाए तो टी की वैल्यू क्या आएगी x, तो आप लिखेंगे t इक्वल्स टू x। और व्हेन स्मॉल r इक्वल्स टू कितना कैपिटल R, तो बताओ t कितना आएगा, बताओ यहाँ कैपिटल R पुट कर दो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने जो लोअर लिमिट के करस्पॉन्डिंग टी की वैल्यू कितनी होगी x, और अपर लिमिट के करस्पॉन्ड्स टी की वैल्यू होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो अगर इस पर लिमिट लगेगी अब x से लेके अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
अब आपको पीछे मुड़ के देखने जैसा नहीं है, अब आप इसको आगे सोल्व करके चले जाओ। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा इधर, देखो आप इसके बाद बनेगा ये फाई इक्वल्स टू क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा केवल टी स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी एक्स से लेके अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसकी लिमिट लग जाएगी। अब मुझे ये बताओ 1 अपॉन टी स्क्वायर कंडीशन क्या होता है, -1 अपॉन टी, बहुत बार आ चुका है अभी, है ना ये। तो यह आ जाएगा फाई इक्वल्स टू क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के 1 अपॉन टी, इंटीग्रेशन बचेगा यहाँ से। अच्छा ये तो अभी किया था थोड़े दिन पहले, ऐसा तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऐसे ही किया था वो भी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क जो किया था ऐसे ही किया था। अब आप लिमिट पुट कर दें यहाँ पे, तो फाई बचेगा क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट में माइनस के 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और लोअर लिमिट में प्लस हो जाएगा ये 1 अपॉन एक्स। ऐसा करो, इस एक्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या बचेगा देखो, तो फाई की वैल्यू बचेगी आपके पास क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये वाला फॉर्मूला बचता है। याद है, अच्छी बात है, याद रखो इसको। अरे यही तो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या था वहां पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम वही था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, यही था। अब इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर मान लो ये आपकी डिस्क है, ये डिस्क है और यहाँ पे आपका चार्ज है ना, और ये एंगल दोनों क्या बन रहे हैं, थीटा बन रहे हैं। तो ये आपका एक्स हो गया, ये कैपिटल आर हो गया, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 माइनस में कॉस थीटा, फाई इक्वल्स टू 2 क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, हाफ वर्टेक्स एंगल, पूरा एंगल नहीं है वो, हाफ वर्टेक्स एंगल है इसका। थीटा जो आपका है वो है हाफ वर्टेक्स एंगल। ठीक है, तो आप नोट कीजिए इतना, पहले थोड़ा वीडियो रोक देते हैं हम। देखो एक क्वेश्चन था, है ना, अभी एग्जैक्ट मेरे याद नहीं है, एडवांस में पूछा 2019 में, जिसको ये फॉर्मूला याद था ना, वो उसको 2 मिनट में कर देगा। वो क्या करता है कि एक स्फीयर बनाता है और इस स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर बनाता है, उस पर चार्ज वगैरह दे देता है वो, और वो इनकी रेडियस और इनके बीच में कुछ रिलेशन देता है वो। तो आपसे पूछेगा कि इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास होगा, तो आपको क्या करना था, वैसे ये एंगल ढूंढना था, वैसे ये वाला। तो आप जिधे फ्लक्स इतना, ऐसा ही फ्लक्स कहाँ बन जाएगा, नीचे बन जाएगा, कुछ ऐसा कुछ था वो। तो अगर जिसको ये फॉर्मूला याद है, ये क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस में कॉस थीटा, वो जल्दी कर देगा। और उस 4 ऑप्शन थे उसमें, बार बार वो सिलेंडर की रेडियस को कम ज़्यादा कर रहा था, हाइट और रेडियस को क्या कर रहा, कम। एक बार तो क्या किया, पहले ऑप्शन में शायद उसने एक तक पूरा सिलेंडर बहुत छोटा है आपका, तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ होगा, यहीं पे होगा। तो इसका आंसर तो गॉस लॉ से क्या जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पढ़ी होगी आपने थोड़ी बहुत, वो गॉस थ्योरम। ठीक है, फिर वो साइज को बढ़ाता जाता है, फिर पूछता है कितना निकलेगा यहाँ से फ्लक्स। तो फिर ये काम करने लग जाता है कि भाई यहाँ पे ये बनेगा इस तरह से, तो बताओ यहाँ पे कितना फ्लक्स निकलेगा, उस फॉर्मूले से निकाल देना। ये काम था उसमें, कुछ देखना क्वेश्चन, नहीं तो मैं कल देख के आऊँगा, बता दूंगा आप लोग क्या करना है उसमें, याद नहीं आ रहा अभी मेरे। अब देखो एक क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत जगह मिलता है, पर वो फ्लक्स का नहीं है, मुझे कल कराना चाहिए था, वो आज करा देता हूँ जिसको मैं। अगला क्वेश्चन लिखो इधर, ठीक है, मैथ वाले खास कर ज़्यादा है ना, ये जो आपका पेपर होगा उसमें आ रहा है ना, ये समझ लो। ठीक है,
दो क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे, एक तो मैच द कॉलम में भी आ रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, करना क्या है आपको, अगर इस तरह से दो चार्ज दिया, बात नहीं रहे, ये Q1 है और ये क्या है Q2 है, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और इनका जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम दिया हुआ है, कैसा होगा, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिया हुआ है, देखो इस तरह से कि यहाँ पे Q1 है आपका, यहाँ पे Q2 है। ठीक है, चलो इसी में बनाता हूँ मैं, यहीं पे इस तरह से दिया हुआ है, पर ये आएगा नहीं वीडियो में, उधर सारा होने वाला, तो इसको ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q2, और यहाँ पे इन्होंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की है, डायग्राम बना कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम है, इस तरह का, ऐसे। इसके बाद कुछ ऐसा बनाया हुआ है, और उसके बाद कुछ ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है Q1 Q2 के बीच में, ये दिया हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, कि पहला ऑप्शन ये है कि Q1 Q2 के साइन बताओ क्या होंगे, Q1 पॉजिटिव नेगेटिव क्या है और दोनों क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। पहला Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, और Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है किससे, Q2 से, एक ये हो गया। दूसरा बी ऑप्शन, Q1 आपका नेगेटिव है, Q2 भी नेगेटिव है, और आपसे बोल दिया जाएगा कि भाई जो है, चलो पॉजिटिव कर लेते हैं पहले दोनों को, और Q1 जो है लेस देन क्या है Q2। ऐसे 4-5 ऑप्शन दिए थे इसमें, तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। पहले 2 ही ऑप्शन मान लेता हूँ, चलो, है ना। तो यार इसके लिए क्या आपको फील्ड बना कर देखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव आने वाला है। इनके बीच में कहीं जीरो हो रहा है, बीच में जीरो कब आता है, जब दोनों सेम नेचर के होते हैं। इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर क्या होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये भाई बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, इसका मतलब। और दूसरी बात, किसके पास जीरो होता है, छोटे वाले के बड़े वाले के पास। तो मैग्नीट्यूड छोटा किसका होगा, Q2 का होगा। तो ये क्या हो गया। अब ये दोनों पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, देख लेते हैं आप लोग। इसके जस्ट पास वाले पॉइंट पर देखो भाई, ये Q1 है, अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इधर, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इधर ही होगा। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ बन रहा है, क्योंकि जो E है आपका क्या है, E एक्सिस है, ये दोनों क्या है, E एक्स दिए हुए हैं। अगर फील्ड इधर बनता है तो कहाँ बनेगा, ऊपर, और फील्ड पीछे बनता है तो कहाँ बनेगा, नीचे। तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ के जस्ट बाद यहाँ इस पॉइंट पर देखें आप लोग, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इधर, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इधर। लेकिन कौन डोमिनेट होगा, Q1 का Q2 का, Q1 का। उसके पास में तो Q1 डोमिनेट हो जाएगा ना, 1KQ/R²। R की वैल्यू बहुत छोटी होगी Q1 के लिए। तो जो नेट बचने वाला है इस पॉइंट पे, पॉजिटिव बचेगा नेगेटिव बचेगा, पॉजिटिव बचेगा यार। अरे Q1 का इधर साइड ज़्यादा होगा, Q1 के पास में, और Q2 का क्या होगा, इधर होगा, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी उसकी, कम। तो नेट कितना बचेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब ऊपर बनेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, Q1 आपका पॉजिटिव है। ऐसे इसके पास देख लो, इसके जस्ट पास इधर इस वाले पॉइंट पे देखो आप लोग, इस वाले पॉइंट पे Q2 को किधर साइड, इधर, अगर पॉजिटिव मान के चल रहे हो तो, है ना। तो ये आपके इधर साइड आ जाएगा Q2 की वजह से, और Q1 की वजह से इधर। कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, Q2 Q1, Q2। तो नेगेटिव आएगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव कहाँ, नीचे। इसका मतलब सही चल रहे हो आप लोग, दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। और कौन बड़ा है, Q1 बड़ा है। तो आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा। तो इस तरह से है क्वेश्चन, ठीक है। और फिर वेरिएशन जो आपका मैच द कॉलम क्वेश्चन है वो इस तरह का है कि आप अगर यहाँ से यहाँ चलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा बढ़ेगा क्या होगा।
तो अगर आप यहाँ से यहाँ मूव करोगे, पहले तो वैल्यू ज़्यादा है, लगातार घटेगी, है ना, फिर जीरो हो जाएगी, फिर नेगेटिव में क्या है, बढ़ेगी, फिर इसके बाद पहले फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी वैल्यू, फिर क्या है, घटेगी। तो ऐसा कुछ यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं और एक पैराग्राफ बनाया हुआ है इसके ऊपर, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन भी है इसमें। तो ये पूछा हुआ है कई बार क्वेश्चन, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको यही देखना होता है अलग अलग ग्राफ्स के लिए, ठीक है। तो ये बना लो आप लोग। अरे बात समझ में आई? ये दोबारा समझ लो चाहो तो। 2-3 बातें, जीरो हो रहा है बीच में, इसका मतलब दोनों सेम नेचर के होंगे, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव होंगे। इसके पास देखो यहाँ पे, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे ऐसे करते हैं, मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ये आपका E1 बड़ा क्या बनेगा, E1, और छोटा क्या बनेगा यहाँ पे, E2। तो नेट क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ बनेगा, सही है ये। इस वाले पॉइंट पे देखो, इसकी वजह से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा E1 और छोटा क्या बनेगा आपका, E2। तो नेट किसका बचेगा, E1 का ही बचेगा। मतलब E1 ज़्यादा होगा तो कहाँ बनेगा, ऊपर, और E1 पॉजिटिव आएगा नेट। ये ध्यान रखो, पॉजिटिव मतलब एक्सिस से ऊपर, नेगेटिव मतलब एक्सिस के नीचे। तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही है। इस पॉइंट पे देख लो, ये आ जाएगा E2 और ये क्या आ जाएगा, E1। तो नेट क्या बचने वाला है, इधर बचने वाला है, मतलब नेगेटिव मतलब नीचे। तो Q2 के पास नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल सही है ये भी। और इधर देखें यहाँ पे, इस पॉइंट पे E2 आएगा इधर साइड और E1 कहाँ आएगा, इधर साइड। तो आप देखो नेट क्या बचने वाला है, इधर बचने वाला है, मतलब पॉजिटिव मतलब कहाँ पे, ऊपर। तो ये वाला ग्राफ सही बन रहा है। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है, इस तरह से आप लोग ध्यान दें इसमें, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए।